नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गो क्लासेज में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आपको पता है अब तक हमने वर्णमाला की क्लास चल रही है और आज आपकी अंतिम क्लास है। और कल हमने आपको व्यंजनों के बारे में बताया था, आज व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। और उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक सुविचार लेके आते ही हम डेली, तो वही सुविचार पढ़िए। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। तो ठीक है ना बच्चों, आपको भी बदलना है वक्त को और अपने माँ बाप की हालत को, सबको बदलना है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और वो आप पढ़िए हमारे साथ। आज व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे आपको। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है, ये होता है घोषत्व के आधार पर करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। और ये कितने प्रकार का होता है घोषत्व के आधार पर? आपका ये होता है दो। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। घोष का अर्थ क्या होता है? आपसे ये पूछे घोष का अर्थ। स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन घोष कहलाता है। स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन घोष कहलाता है। और घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के। और पहला प्रकार क्या है आपका उसमें? अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अघोष। और ये होते कौन कौन से? आपको कल स्पष्टीय व्यंजन पढ़ाए थे 25, उनमें वर्ग थे। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ऐसे ही अघोष में आता है आपका स्पष्टीय वर्गीय व्यंजन का वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, और क्या आता है इसमें? प्लस श, श और श। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, ह। लेकिन ह नहीं है इसमें, तीनों स आते हैं इसमें, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? अघोष। अघोष में वर्गीय व्यंजन का पहला व दूसरा वर्ग प्लस स, 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 ठीक है। अब आ जाइए सघोष। इसको सघोष या घोष व्यंजन भी कह सकते हैं। और इनकी परिभाषा क्या होती है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, उनमें नहीं होता है, इनमें होता है। तो इसका उदाहरण है एग्जाम्पल में 5 वर्ग बताए थे, पहला और दूसरा इसमें हो गया। तो इसमें बचे कौन से? वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा व पांचवा। पांचवा वर्ग। और क्या आता है इसमें? आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्मीय वर्णों में से कौन सा एक वर्ण रह गया था? ह, ठीक है। ये आपके घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के हो गए, अघोष, सघोष या घोष व्यंजन। और उनके आपको वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ग किस में आता है? अघोष में। तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ग ये आता है आपका सघोष में। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, ले लीजिए आप। ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके इसे जरूर लिख लीजिएगा। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कोई सा भी स्वर दे दे और उससे पूछे किस में आता है, तो सभी स्वर क्या? सभी स्वर सघोष होते हैं, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण पहला हो गया आपका किसके? घोषत्व के आधार पर। अब आपका दूसरा हो गया प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर भी कितने प्रकार का होता है? ये दो। और पहला कौन सा होता है? अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण, अल्प प्राण की परिभाषा देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से कम हवा निकले, ठीक है,
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन से आते हैं व्यंजन? स्पर्शी वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा व पांचवा व पांचवा। और क्या आता है इसमें? आपके चारों अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। ये आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में क्या याद रखना है कि सारे वर्ग कौन से? विषम, पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है। अब बचे कौन से? महाप्राण। वो महाप्राण में चले जाएंगे, लेकिन महाप्राण में कितने? इसकी पहले परिभाषा देख लीजिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख से अधिक हवा निकले। अल्प प्राण में क्या होता है? मुख से कम हवा निकलती है, लेकिन महाप्राण में मुख से अधिक हवा निकलती है। ठीक है। उनमें आते कौन कौन से वर्ग है? पहला, तीसरा, पांचवा हो गया। बचा कौन सा? बचे कुछ इसमें आ जाएंगे, चौथा व पांचवा। कौन सा? चौथा व पांचवा वर्ग। और क्या आता है इसमें? आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये इसमें आते हैं। एक एक चीज नोट करके चलिएगा और समझ के चलिएगा। ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप नोट करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। कि हो गए अल्प प्राण, महाप्राण, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बात है नोट करने लायक, नोट आप पे हो ही रहा है। स्वर, अनुस्वार, अल्पप्राण और विसर्ग महाप्राण वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर, अनुस्वार, अल्पप्राण और विसर्ग। कौन से वर्ण होते हैं? महाप्राण वर्ण होते हैं। ठीक है। अब आगे आपके अयोग वाग। अयोग वाग की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे सर 2 होती है। होते कौन कौन से? अ और आ। इसको क्या बोलते हैं आप? अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है। अनुस्वार आता है ना महाप्राण में, तो ये वाला वर्ड आएगा आपका किसमें? महाप्राण में। ठीक है। अयोग वाक को स्वर और तथा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता ही आता है। क्या है ये? अयोग वाक को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अयोग वाक। ठीक है। अयोग वाक का ये नामांकन किसने दिया? आपसे ये भी एग्जाम में सीधे सीधे सवाल आते हैं, वो आपको कराए जा रहे हैं। नामांकन किसने किया? पंडित किशोरीदास वाजपेयी। और इन्हें एक और क्वेश्चन बनता है इनसे, पंडित किशोरीदास वाजपेयी से। और वो क्वेश्चन क्या है? इन्हें कमेंट में बताएं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ये आपसे पूछ ले एग्जाम में कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाए, तो आपको उत्तर क्या देना है? पंडित किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है। आगे चलते उससे पहले से नोट करिए आप, एक एक चीज नोट करके चलिए। ठीक है। जिससे आपसे सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आते हैं ऐसे, तो आपको हर एक चीज नोट करके चलनी है। ऐसा नहीं है कुछ बेकार पढ़ाया जा रहा है, सब वो पढ़ाया जा रहा है, सिलेक्टेड चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको। ठीक है। नोट करिए इससे पहले। नोट कर लिया हो, चलिए आगे चलते हैं। ये आगे आपके नवनिर्मित ध्वनियाँ, विदेश से आगत ध्वनियाँ, जो हमने विदेश से ध्वनियाँ ली हैं। और क्या? ग्रहित ध्वनियाँ, उन्हें ग्रहित ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है। आपसे कुछ ही बोले, नवनिर्मित ध्वनियाँ, विदेश से आगत ध्वनियाँ या ग्रहित ध्वनियाँ, कौन कौन सी है?
पहली है आपकी अरबी फारसी ध्वनियाँ या आगत व्यंजन। अरबी फारसी ध्वनियाँ या आगत व्यंजन, इनकी परिभाषा क्या होती है? उर्दू भाषा के शब्दों का सही उर्दू भाषा के शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए कुछ व्यंजन कौन कौन से? क ख ग ज फ, कौन से? 5 व्यंजन है। के नीचे तल बिंदु या नुक्ता किसे कहते हैं? ये वाला, ठीक है। तल बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आगत व्यंजन कहते हैं। उदाहरण मुझे आपकी शुद्ध वर्तनी में भी आ जाता है, जिंदगी लिखी आ जाए तो वो मेंटोस वाली जिंदगी है, आम जिंदगी है। आपको मेंटोस वाली जिंदगी जीनी है, ठीक है। और वो कौन सी होती है? जिंदगी। नुक्ता लगा होता है जरा, एक जरा होता है ये वाला, इस जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और इसका होता है थोड़ा, ठीक है। किस्मत, गजल, क्या? गजल और आद, मतलब नुक्ता लगा के उनका शुद्ध रूप होता है, ठीक है। आपकी शुद्ध वर्तनी में आया तो ये वाले शब्द शुद्ध है, न कि वो बिना नुक्ता वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको नोट कर लीजिए इसे, आगे चलते हैं। आगे क्या है, नोट करिए इसे। स्क्रीनशॉट ले लिया, नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब दूसरे आगे अंग्रेजी ध्वनि या आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है आपको पता ही होगी, उससे पहले आपको इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है इसकी? अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए, अंग्रेजी भाषा के, वो अरबी फारसी भाषा के, ठीक है। ये अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का सही सही उच्चारण देने के लिए देवनागरी में लिखते समय और इस पे अर्धचांद लगा होता है, ठीक है, का प्रयोग होता है, जिसे आगत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत स्वर। आपको उदाहरण के लिए आपको दे रखे हैं शब्द, जैसे आप कॉलेज लिखते हो, कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी, ये लग रहा है ना, ये अर्धचांद, ये आगत स्वर है आपका। आपसे पूछ ले एग्जाम में आगत स्वर कौन सा होता है, तो ये बताना है अर्धचांद वाला, ठीक है। और आगत स्वर से बने शब्द कौन से? कॉलेज, डॉक्टर, कॉफी, डॉग आदि, बहुत से शब्द हैं, आप वो देख लीजिएगा। आपके लिए उदाहरण के लिए समझाने के लिए ये है, ठीक है। अब आगे आ गया आपका द्वित्व व्यंजन। क्या? द्वित्व व्यंजन। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की लगातार आवृत्ति हो। क्या हो? आवृत्ति आवृत्ति होती है, वहां द्वित्व व्यंजन होता है, अर्थात एक ही व्यंजन ध्वनि लगातार 2 बार प्रयुक्त हो जाए, ठीक है। क्या? लगातार 2 बार प्रयुक्त हो जाए, और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें युग्मक ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा नोट कर लीजिए, और ये एग्जाम्पल है, आगे बढ़ने से पहले इन्हें नोट करिए ठीक से। एक एक चीज नोट करके चलनी है, ठीक है। एक ही बार नोट्स बनते हैं, वो आप इस बार बना लीजिए, फिर तो आपको रिवीजन की जरूरत होती है, मोर देन रिवीजन, ठीक है। नोट करिए इसे। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं द्वित्व व्यंजन के, पहले से नोट कर लीजिए परिभाषा को। हो गए नोट? चलिए आगे चलते हैं। द्वित्व व्यंजन के उदाहरण है ये, तो पहले तो आपको समझ में आ रहे होंगे। द्वित्व व्यंजन लगातार 2 बार, ल ल, त त, ब ब। और अच्छे से समझने के लिए पहले इसका वर्ड विन्यास कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपनी कॉपी पर कीजिए वर्ड विन्यास, मैं करता हूँ। बिल्ली का ब प्लस ई प्लस ल, हलंत लगाने, आधे वर्डों के नीचे क्या लगता है? हलंत, ठीक है। ये आपका होगा बिल्ली का वर्ड विन्यास, ठीक है। और परिभाषा क्या आती है इससे पहले आपको? ये जब किसी शब्दों में किसी एक ही व्यंजन की लगातार आवृत्ति होती है, वहां द्वित्व व्यंजन होता है। लगातार अर्थात एक ही व्यंजन की लगातार 2 बार आवृत्ति हो, ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये ल वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? लगातार 2 बार। तो यहाँ कौन सा द्वित्व व्यंजन होगा, ठीक है। लगातार 2 बार आवृत्ति हो जाए, वहाँ कौन सा व्यंजन होता है? पूछ लो, द्वित्व व्यंजन। आपसे एग्जाम्पल में दे दे दिल्ली या बिल्ली, ऐसे
और पूछ ले द्वितीय व्यंजन कौन सा है, तो जिसमें एक ही वर्ड की लगातार दो आवृत्ति हो उसे आप करेंगे क्या, द्वितीय व्यंजन। ठीक है, आपका नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है, कुत्ता। ऐसे ही सबका वर्ड विन्यास करना है आपको। ठीक है, उससे और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, हम करते हैं कुत्ते का वर्ड विन्यास का। और जो वर्ड पूरे नहीं होते, व्यंजन होते हैं, उनके नीचे क्या हमेशा हल लगा होता है, और उसे बोलते क्या है, हलंत। ठीक है, कल बताया था कल क्लास में। और जिनके नीचे हल नहीं लगा होता उन्हें क्या कहते हैं, अजंत। ठीक है, का इसका वर्ड विन्यास करिए, प्लस उ प्लस त प्लस त प्लस अ। ठीक है, यहाँ किस वर्ड की आवृत्ति हो रही है, दिख रहा होगा, या त वर्ड की आवृत्ति दो बार हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आगे गब्बर है, गब्बर का करिए, सबका कर देता हूँ पहले मैं। ठीक है, ग का क्या हुआ, ग प्लस अ प्लस ब प्लस ब प्लस अ प्लस र धन अ। ठीक है, अब आगे उच्चारण, आप भी अपनी कॉपी पर करिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने कर दिया तो आपको आ गया, अपने आप करने से आएगा। ठीक है, अपने आप करिए कॉपी पर उच्चारण का। ओ अंच दंच प्लस आ धन र धन अ धन ड धन अ। ठीक है, और ये प्रफुल्लित, प धन र धन अ धन फ धन ओ धन ल धन ल धन ए धन त धन अ। ठीक है, आपको अब दिख ही गए होंगे, आपको समझ आ गया हो इतने में। यहाँ गब्बर में कौन से वर्ड की आवृत्ति दो बार हो रही है, आप कहेंगे ब। ठीक है, उच्चारण में कौन से शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही है, कहेंगे च। ठीक है, प्रफुल्लित वर्ड में, प्रफुल्लित शब्द में कौन से वर्ड की आवृत्ति दो बार हो रही है, सर आप कहेंगे सर ल वर्ड की आवृत्ति दो बार हो रही है। ठीक है, द्वितीय व्यंजन समझ में आ गया क्या होता है, एक ही वर्ड की आवृत्ति दो बार हो जाए, लगातार दो बार हो जाए तो कौन सा वर्ड होता है, कौन सा व्यंजन होता है, द्वितीय व्यंजन। ठीक है, आ जाइए कारांत नेक्स्ट। कारांत क्या होते हैं, सबसे पहले कारांत, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है, क्या, जब किसी शब्द का अंत किसी स्वर से होता है तो उसे शब्द को उस स्वर का कारांत कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द दे दिया, जैसे उदाहरण, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा, परिभाषा इतनी समझ ना आए लेकिन उदाहरण से आप समझ जाएंगे। ठीक है, उदाहरण में होते हैं आपके अकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ओकारांत, ओकारांत, एकारांत, ये सब होते हैं। जितने भी स्वर हैं उनकी मात्रा के साथ वही उनका एक कारांत होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए, अगले पेज में एग्जाम्पल है आपके लिए। ठीक है, या यहीं पे देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ लिया क्या, आपको दे दिया मोहन शब्द, क्या, मोहन, पहले मैं दे रहा हूँ, आप करके बताइए, पहले एक बता देता हूँ। ठीक है, मोहन, मोहन में पूछ लिया आपसे कौन सा कारांत है, तो आप क्या बताएंगे, अंतिम शब्द को, अंतिम वर्ड को देखिए, अंतिम वर्ड में कौन सा स्वर छिपा हुआ है, आप कहेंगे सर न तन अ। कौन सा स्वर है, अ, तो इसमें अकारांत कौन सा हो जाएगा, कारांत कौन सा हो जाएगा, अकारांत। ठीक है, आपसे मोहन शब्द में कारांत पूछ ले तो आपको करना क्या है, अंतिम, अंतिम वर्ड देखना, शब्द का अंतिम वर्ड, अंतिम वर्ड है यहाँ पे न, न को वर्ड विन्यास करिए, न धन अ, अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, अ स्वर आ रहा है, तो कौन सा कारांत हो जाएगा इसमें, अकारांत। ऐसे ही आपसे कुछ भी दे दे,
खुशी दे दे, खुशी शब्द दे दे, खुशी। खुशी में कौन सा कारांत होगा? अंतिम वर्ड को पहले तो तोड़ लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वर्ड विन्यास, ख धन ई। अंतिम वर्ड में कौन सा स्वर आ रहा है? कौन सा स्वर है? ई। तो इसमें कारांत कौन सा हो जाएगा? ई कारांत। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कारांत पूछ ले आपसे, कारांत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसीलिए बताए जा रहे हैं। करना कुछ नहीं है, इसमें कोई भी शब्द दे रखा है उसका अंतिम वर्ड पकड़ना है आपको, उसका करना है आपको वर्ड विन्यास, ठीक है। वर्ड विन्यास में जो शब्द स्वर आया है वही स्वर का कारांत हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें मोहन में कौन सा आया था स्वर? अ। तो इसमें कारांत कौन सा हो जाएगा? अकारांत। ऐसे खुशी, खुशी शब्द में अंतिम वर्ड का वर्ड विन्यास करेंगे, ख धन ई। कौन सा स्वर आया इसमें? ई। तो इसमें ई कारांत हो जाएगा। ऐसे ही आपको एक आध और एग्जाम्पल आप करिए, खुद देखिए, ठीक है। और एक आध बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी नाम ले लीजिए, क्या लें आपका? मोदी ले लीजिए, ठीक है। मोदी में तो यही हो जाएगा ई कारांत। मतलब समझना मैं करता है, ठीक है, मैटर। आपको समझ में तो आ गया ना? कर लेंगे ना? कारांत पूछ ले आपसे कोई भी, ठीक है। इसे नोट करिए और ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, इसके उदाहरण नोट कर लीजिए। कारांत आपसे बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। नोट करिए इसे। नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी। आगे चलते हैं भाई। नोट में चीज़ें आ गई। नोट में तो वैसे ही आपको पता है खतरनाक होता है हमारा नोट, ठीक है। नोट में क्या है? संयुक्त ध्वनि आते हैं एग्जाम में। संयुक्त ध्वनि के उदाहरण कोई पूछ ले, संयुक्त ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। परिभाषा तो इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन आपको परिभाषा से नहीं, समझ के चलना, ठीक है। अब पहले तो आप परिभाषा देख लीजिए क्या है संयुक्त ध्वनि की। नोट बना रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो पहले परिभाषा, पूरी परिभाषा लिखनी है आपको, ठीक है। संयुक्त ध्वनि की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर की सहायता से उच्चारित होती है तो उन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। आपको उदाहरण दिख रहे हैं, स्नान, स्कूल, स्मारक, प्राण, ठीक है। इनका भी हम वर्ड विन्यास करेंगे। पहले तो वर्ड विन्यास एक समझा देता हूँ, लेकिन फिर आपको ट्रिक बताऊंगा एक बढ़िया सी। स्नान का वर्ड विन्यास करेंगे तो स धन न धन आ धन न धन अ। क्या होगा? स्नान। कर लेते हैं पहले सबका वर्ड विन्यास। स्कूल का वर्ड विन्यास करेंगे, आप भी करिए अपनी कॉपी पर। वर्ड विन्यास तो कराना अभी आगे सिखा ही दिया है, और वो आएंगे आपके अगले चैप्टर में। स्कूल का वर्ड विन्यास करना है आपको। स धन क धन उ धन ल धन अ, ठीक है। स्मारक का वर्ड विन्यास करिए। स धन म धन आ धन र धन अ धन क धन अ, ठीक है। ऐसे सब शब्दों के आपको क्या वर्ड विन्यास करना आना चाहिए आपको, ठीक है। प्राण, प धन र धन आ धन ड धन अ, ठीक है। संयुक्त ध्वनि पूछिए, ठीक है। आपको संयुक्त ध्वनि की पहचान कैसे करनी है? परिभाषा से देखिए, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनि परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर की सहायता से उच्चारित होती है तो उन्हें संयुक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है। तो एक स्वर की सहायता से दो परस्पर व्यंजन, दो परस्पर व्यंजन कौन से? स और न। और इसमें कौन से? स और क। इसमें कौन से? स और म। इसमें कौन से? प और धन र। दो व्यंजन
एक ही स्वर की सहायता से, किसकी, एक ही स्वर की सहायता से बोले जाए तो वह कौन सी होती है, संयुक्त ध्वनि होती है। ठीक है, जैसे स न, कौन सा स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, आ, स्ना न। ये हो गई आपकी परिभाषा, किताबी परिभाषा। आपको समझना क्या है, मतलब आधा अक्षर, आधा वर्ड शब्द की शुरुआत में आ जाए तो वहाँ कौन सी ध्वनि होती है, संयुक्त ध्वनि। सीधे सीधे यही आपको समझ के चलना है। ठीक है, शब्द की शुरुआत में आधा वर्ड आ जाए वहाँ कौन सी ध्वनि होती है, संयुक्त ध्वनि। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, वो दिख ही रहा है आपको। एक ही स्वर की सहायता से दो वर्ड, दो व्यंजन बोले जाते हैं, वहाँ संयुक्त ध्वनि होती है। तो आपकी किताबी परिभाषा है, लेकिन आपको डायरेक्ट एग्जाम में अपनी अप्रोच क्या रखनी है, ठीक है, अप्रोच यही रखनी है आपको, शब्द की शुरुआत में आधा वर्ड मिल जाए तो वहाँ कौन सी ध्वनि होगी, संयुक्त ध्वनि। ठीक है, नोट करिए इसे, नोट कर लीजिए। अच्छे से एक एक चीज समझनी है आपको। समझ में ना आए तो कमेंट के नीचे अपना डाउट पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप है, कहीं पर भी अपना डाउट भेज सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में या वहीं की वहीं आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लिया होगा। नोट में चल रहा है संयुक्त ध्वनि और दूसरी होती है संपृक्त ध्वनि। कौन सी, संपृक्त ध्वनि। इनकी क्या परिभाषा है आपको देखिए, जब एक ध्वनि दो स्वर सहित व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, जब एक ध्वनि दो स्वर सहित व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए इसके, उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, उदाहरण क्या क्या है आपके, सत्य, धर्म, संबल, चंपा। ठीक है, पहले इनका क्या करेंगे, वर्ण विन्यास। ये वर्ण विन्यास को समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना इसको सीधे सीधे वो तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। जैसे आपको संयुक्त ध्वनि का बताया कि शब्द की शुरुआत में आधा वर्ड आ जाए तो वहाँ संयुक्त ध्वनि का उदाहरण है। ठीक है, और ये संप्रक्त का वर्ण विन्यास करेंगे, सत्य का करते हैं। आप भी अपनी कॉपी पर करिए, स दंत, नहीं, स धन अ, दंत, धन य, धन अ। ठीक है, पहले वर्ड विन्यास कर लेते हैं, आप भी करिए। धर्म का करिए, धर्म का करिए, ध, धन अ, धन र, धन म, धन अ। ठीक है, संबल का करिए, स, धन अ, धन म, धन ब, धन ल, संबल का स, धन अ, धन म, धन ब, धन अ, धन ल और फिर धन अ। ठीक है, संबल का हो गया। चंपा का करिए ऐसे ही, च, धन अ, धन म, धन प और धन आ। ठीक है, वर्ण विन्यास कर लिया आपने, बोलेंगे सर कर लिया। तो अब इसमें समझना क्या है, परिभाषा क्या है इसकी देखिए, जब एक ध्वनि दो स्वर सहित व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है, जब एक ध्वनि दो किससे, जब एक ध्वनि दो स्वर सहित व्यंजनों से संयुक्त हो जाती है तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं, स्वर सहित। तो यहाँ पर कौन सी एक ध्वनि है, आप कहेंगे त और य। इसके आगे भी एक स्वर है, इसके पीछे भी स्वर है, तो ये दो व्यंजन ध्वनियाँ दो स्वरों से संपृक्त हो गई। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, इसमें कहेंगे सर र और म। संबल में क्या है, म और ब। ऐसे चंपा में क्या है, म और प। इनसे ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद से एक स्वर,
ऐसे इससे ठीक पहले एक स्वर, एक ठीक बाद एक स्वर, बीच में जो दो व्यंजन फंस जाते हैं उनको क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि। ठीक है, और आपको संयुक्त ध्वनि का तो बता ही दिया था। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, आपको क्या करना क्या है, वर्ड विन्यास भी आपको नहीं आता तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। करना क्या है आपको, जैसे संयुक्त ध्वनि की क्या बताई थी, शब्द की शुरुआत में आधा वर्ड आ जाए तो वो कौन सी होती है, संयुक्त ध्वनि। ऐसे ही संपृक्त ध्वनि में क्या होता है, शब्द के बीच में आधा वर्ड आ जाए, शब्द के बीच में आधा वर्ड आ जाए, वहां कौन सी ध्वनि होती है, संपृक्त ध्वनि। जैसे सत्य शब्द दे दिया, बीच में क्या आधा आ रहा है, आप कहेंगे सर त आधा आ रहा है, क्या आ रहा है, त, तो ये कौन सी ध्वनि हो गई, संपृक्त ध्वनि। धर्म, धर्म में कहेंगे सर यहाँ तो बीच में कोई आधा नहीं है, आधा क्यों नहीं है, धर्म को आप कैसे पढ़ते हो, ध र आधा म, ठीक है, तो बीच में आधा क्या आ रहा है, र, र ऊपर मात्रा उड़ जाती है उसकी, ये भी आधा है धर्म। ठीक है, इसमें क्या आधा है, र, और कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, बीच में आधा वर्ड आ जाता है, वहां कौन सी ध्वनि होती है, संपृक्त ध्वनि। ऐसे ही संबल में देख लेंगे, क्या है, म आधा आ रहा है सर, चंपा में म आधा आ रहा है सर। ठीक है, संपृक्त और संयुक्त अच्छे समझ में आ गई ना। ठीक है, नोट करिए इसे और आगे चलिए। कुछ नहीं याद रखना आपको, क्या याद रखना है, संयुक्त ध्वनि हो तो शब्द की शुरुआत में आधा वर्ड आता है, संपृक्त ध्वनि हो तो शब्द के बीच में आधा वर्ड आता है। ठीक है, यही बात आपको याद रखनी है। परिभाषा और नोट्स बनाए, नोट करिए पूरी तरह से, इसका वर्ड विन्यास करके कॉपी में पूरी समझ के लिए आ गया और भूल भी जाए तो इससे समझ लें परिभाषा से। ठीक है, और वीडियो तो है ही, आप वीडियो देख ही लेते हैं, नोट कर लीजिए इसे, नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपका आज यहाँ पे वर्णमाला फिनिश होता है, चैप्टर आपका मतलब समाप्त होता है। उससे पहले स्वर में एक चीज छूट रही थी जो आजकल एग्जाम में बहुत आ रही है। क्या आ रही है, एक हम मुख खुलने के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कितने होते हैं, चार। वो चार होते कौन कौन से, विव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर। कौन कौन से, विव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत। कौन कौन से चार, विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत। उनमें वर्ड कौन कौन से आते हैं, स्वर कौन कौन से आते हैं इनमें, विव्रत में आता है आपका बड़ा, कौन सा, बड़ा। ठीक है, इसे, इनको भूल भी जाओ लेकिन इनको इसे मत भूलना। मतलब एक है, विव्रत में एक ही स्वर आ रहा है आपका, तो ये तो आता ही आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। क्या, कौन सा आपका विव्रत स्वर, विव्रत स्वर कौन सा आपका, बड़ा। अर्धविव्रत में कौन कौन से आते हैं, छोटा, बड़ी है, बड़ा हो। ठीक है, अर्धविव्रत में आते हैं आपके तीन, संवृत। और ये विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत, अर्धसंवृत होते क्या है, विव्रत मतलब मुख खुला, मुख खोल के, जैसे आ बोलते हैं आ तो मुख खुलता है ना, ऐसे ही मुख खुला। विव्रत में क्या होता है, मुख खुला। अर्धविव्रत, उसमें खुला, तो अर्धविव्रत में आधा खुला। ठीक है, मुंह आधा खुला। संवृत, विव्रत में खुला हो गया तो संवृत में क्या हो जाएगा, मुंह बंद। क्या हो जाएगा, संवृत में मुंह बंद, अर्धसंवृत में आधा बंद। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखने। और आते कौन कौन से इनमें स्वर है, अर्धविव्रत में आपके तीन आते हैं, छोटा, बड़ी है, बड़ा हो। ठीक है, संवृत में आती है छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो। ठीक है, इसमें चार आते हैं। अर्धसंवृत, छोटी है और छोटा हो। ठीक है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपको याद ही रखना है, विव्रत वाला बड़ा बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, और आज आपकी यहीं पे वर्णमाला खत्म होती है, और पहले से नोट कर लीजिए जिनका नहीं है। भाई बहुत बार आता है जी एग्जाम में, बहुत बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, कल आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मतलब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हीं की क्लास होगी। 50 क्वेश्चन लाऊंगा बेहतरीन वाले, कौन से 50 क्वेश्चन वर्णमाला के जो आपकी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और संभावना है भविष्य में आने की उनकी। ठीक है,
बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछे गए प्रश्न का। सबको आना है लैब, लैब सॉल्यूशन होगा 50 क्वेश्चन का, ठीक है। लैब की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी यूट्यूब पे, वैसे यही टाइमिंग रहेगी ज़्यादातर, और फिर भी आप देख लीजिएगा। कल लैब आना है और वर्णमाला के 50 क्वेश्चन लाऊंगा बेहतरीन वाले, ठीक है। सबको करना है, वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो चुकी है आपकी यहीं पे, ठीक है। और वर्णमाला के बाद आपका चैप्टर आएगा, कौन सा आएगा अध्याय, वर्तनी। वर्तनी शुद्धिकरण बहुत आता है, बहुत एग्जाम में आता है, ठीक है। इसके बाद वर्णमाला के बाद आपका वर्तनी वाला चैप्टर है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे, और कल लाइव आना ना भूलें, ठीक है। बेहतरीन वाले 50 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए वर्णमाला के, सबको आंसर करना है, ठीक है। और पढ़ के आना है, जो मैंने पढ़ा चुका है इसी में से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। और लाऊंगा सारे प्रीवियस जो आ चुके हैं एग्जाम में और जो आने वाले होंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपके लिए 50 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन छांट के लाएंगे। और लाइव आना ना भूलें, ठीक है। और इसे नोट कर ही लीजिए। तो आपकी वर्णमाला यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। कल आपका होगा 50 क्वेश्चन का सेट लेके आएंगे, जो प्रीवियस आ चुके हैं और पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वर्तनी संबंधित चैप्टर होगा, वो करना है आपको। और आज के लिए इतना ही, आपका वर्णमाला चैप्टर यहीं पे फिनिश्ड, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वर्णमाला इसे पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक बात तो मैं डेली कहता हूँ आपसे, क्या कहता हूँ वो भाई, आपको सपोर्ट पूरा करते रहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कमेंट में उसकी रिव्यू भी दे दीजिए करिए कि कैसे टीचर कौन सा क्या पढ़ा रहा है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। कोई आपको डाउट है तो वो मैंने आपसे बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, व्हाट्सएप की लिंक है, या कमेंट में ही आप कर दीजिए कि सर ये नहीं समझ में आया, ठीक है। आपको या तो कमेंट में ही मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, या आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा, ठीक है। और जैसा हो, जैसा आपको समझ में आ रहा है रिव्यू जरूर दीजिए आप, ठीक है। और ये हमारा गोल्ड क्लासेस चैनल, इसकी तो आपको क्या बताऊँ, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करिए पूरा, ठीक है। आप सपोर्ट करेंगे, आपकी सपोर्ट से हमारी हिम्मत बढ़ेगी और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपके जो छोटे भाई बहन हैं, गाँव के हैं, पड़ोस के हैं, बगल के हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, उन सबको सजेस्ट करिए क्या, गोल्ड क्लासेज, ठीक है। और तब तक के लिए राम राम, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।